आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमाली। और पहले चरण के रण में आज हम बात करेंगे लगातार लोकसभा में जारी पहले चरण के मतदान की। सुबह 7 बजे से ही लगातार 21 राज्यों के 102 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं विपक्षियों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी की सभी 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक 37% तक की वोटिंग यूपी में हुई है। यूपी की 8 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और सहारनपुर में सबसे ज्यादा करीब 42% वोटिंग हुई है, जबकि रामपुर में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है। तो पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर सबसे कम वोटिंग दोपहर 1 बजे तक रामपुर में हुई है। रामपुर में महज 32% वोट पड़े हैं। तो यूपी की सभी 8 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। और अगर हम 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम वोट रामपुर में डाले गए हैं और दोपहर 1 बजे तक 37% तक की वोटिंग यूपी की सभी 8 सीटों पर हुई है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा करीब 42% वोटिंग हुई है और रामपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। लेकिन लगातार शाम 6 बजे तक मतदान का यह सिलसिला जारी रहेगा। भीषण गर्मी की वजह से अभी फिलहाल वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि शाम 4 बजे के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन पहले चरण के रण में कई प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। वोटिंग परसेंटेज आप एक तरफ देख पा रहे होंगे कैराना सहारनपुर का, और इसके साथ ही दूसरी तरफ आप प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 8 सीटों के रण में कहां मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक है। तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पश्चिमी यूपी की ये वो सीट है जहां पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। और ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज लगातार आप प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे, जहां सबसे कम वोटिंग हुई है रामपुर में। और इसके साथ ही बिहार और महाराष्ट्र के भी लगातार आप आंकड़े देख पा रहे होंगे। सहारनपुर में 42% सबसे ज्यादा अगर कहीं वोटिंग हुई है तो वो सहारनपुर में हुई है। और सहारनपुर का मुकाबला भी दिलचस्प है। राघव लखनपाल वर्सेस इमरान मसूद की लड़ाई, और यहाँ पर बसपा ने भी अपना मुस्लिम कार्ड खेला है, यानी कि माजिद अली। तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प। और सहारनपुर में 1 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं। 42% तक की वोटिंग सहारनपुर में हुई है और सबसे कम वोट रामपुर में डाले गए हैं, क्योंकि रामपुर में आजम खान की नाराजगी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीट पर लगातार प्रत्याशी बदले गए और जब मोहिबुल्लाह नदवी के नाम का ऐलान हुआ तो आजम खान इस नाम से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए। उनसे मिलने खुद समाजवादी पार्टी के नेता जेल के अंदर गए, लेकिन उसके बावजूद अटकलें हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 2 धड़ों में बंट सकते हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा में, क्योंकि जीशान खान को बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर वाकई में ऐसा होता है कि आजम खान की नाराजगी इस सीट पर बरकरार रहती है और समर्थक अगर नाराजगी में आजम खान के साथ नजर आते हैं तो उसका फायदा सीधे तौर पर घनश्याम लोधी को मिलने वाला है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार वोटिंग जारी है और सबसे ज्यादा वोट 21 राज्यों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के रण में 21 राज्यों की जनता 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद सबसे ज्यादा जनता ने वोट किया है। मणिपुर में भी फायरिंग की खबर है, ईवीएम तोड़ी गई है। कूच बिहार में, जो कि बंगाल में स्थित है, लगातार यहां पर हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। और लगातार जो पश्चिम बंगाल वोटिंग परसेंटेज में सबसे आगे चल रहा था, फिलहाल 1 बजे तक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा त्रिपुरा में वोटिंग हुई है 53%। तो लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर
वोटिंग जारी है सीटों के हिसाब से, ये सबसे बड़ा फेज है और वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार अपील भी की गई थी कि लगातार लोग अपने घरों से निकले। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में ट्वीट किया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 बजे तक सबसे ज्यादा त्रिपुरा में वोटिंग हुई है। 21 राज्यों की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक सबसे ज्यादा त्रिपुरा में वोटिंग हुई है और सबसे कम वोट लक्षद्वीप में पड़े हैं। यहां महज 1 बजे तक 30% मतदान हुआ। और अगर हम 21 राज्यों के एवरेज की बात करें तो 40.17% रहा है। वही मणिपुर हिंसा का वो मुद्दा था जो लगातार हर एक मन से सुनाई दिया। बंगाल का भी मुद्दा था, संदेश खली का जो मुद्दा लगातार हर एक मंच पर उठता रहा। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों का चुनाव है और इन दोनों ही राज्यों के चुनाव में बेहद बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वही अगर हम 2019 के 102 लोकसभा सीटों के आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अन्य को 23 सीटें मिली थी। और इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच इस बार भी देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये कुल 21 राज्यों के आंकड़ों की बात हो रही है। इनमें से तकरीबन 1400 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट हैं, 8 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनावी मैदान में होंगे, जिनकी अग्नि परीक्षा आज है। तो पश्चिमी यूपी का रण बेहद ही दिलचस्प, बेहद ही रोमांचक है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो ये भाजपा के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी के लिए मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा है उसको अगर बीजेपी को हासिल करना है तो पश्चिमी यूपी को साधना और यहाँ पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। 2019 में बीजेपी को अगर हम देखें तो कैराना से जीत मिली थी, वही मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी को जीत मिली थी और इसके साथ ही पीलीभीत की वो सीट थी जहां बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इन तीनों ही सीटों में जीत का आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं था। मुजफ्फरनगर में महज 6526 वोटों से संजीव बालियान ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर हम बात करें पीलीभीत की तो यहां से वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरे थे जो 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल किए थे। यही वो सीट थी जहां पर बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। 2 लाख से ज्यादा वोटों से वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद बने थे। लेकिन इस बार पीलीभीत में बीजेपी ने एक अपना अलग दाव खेला है जितिन प्रसाद के रूप में। अब जितिन प्रसाद वरुण गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या फिर पीलीभीत में इस बार बीजेपी को शिकस्त भी मिल सकती है, यह भी बड़ा सवाल है। चूंकि पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने भागवत सरन गंगवार को उतारा है और इनके ऑपोजिशन में अनीश अहमद को बसपा ने चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। और सुबह से ही लगातार लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने। मताधिकार का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है और मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ इस बात का गवाह है कि लोग अपने मताधिकार के हक को समझ रहे हैं। मताधिकार के इस्तेमाल को लोग अहमियत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार क्या बीजेपी 2019 के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में कर पाएगी? और मौजूदा वोटिंग परसेंटेज को देखकर क्या लग रहा है कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है और इस बार का समीकरण किसके पक्ष में ज्यादा नजर आता है? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वही अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे। वही दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पंडित राज शर्मा जी से करते हुए। राज शर्मा जी, इस बार पश्चिमी यूपी में आपकी भी एक बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सहारनपुर में कांग्रेस ने इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा है और सबसे ज्यादा वोटिंग भी 1 बजे तक सहारनपुर में हुई है। क्या लगता है इस बार जीत का ताज सहारनपुर में कांग्रेस पहन पाएगी क्या? मुस्कान जी, आपका जवाब देने से पहले मैं एक आपत्ति जताता हूं आपके चैनल के माध्यम से।
ये लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के निर्वर्तमान होने वाले प्रधानमंत्री ये लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे? एक तरफ चुनाव चल रहा है, मेरठ में चल रहा है, बिजनौर में चल रहा है यहाँ, और वो बगल के जिले में रैली कर रही। ये कोई तरीका सही है? मेरा आप चुनाव आयोग से मांगे आपके चैनल माध्यम से, इनको 20 से 25 दिन के लिए रैली करने से वंचित कर दिया जाए। इससे अच्छा तो ये होता। अमरोहा में रैली कर रहे हैं, चारों तरफ इलेक्शन हो रहा है, इससे तो ये करते कि सीमा में ये लौकी लगा देते, वो बड़ी वाली जो रामलीलाओं में लगाते थे, वहीं से ही मांग लेते। और दूसरी बात, एक चीज के लिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी गलत बातें कह रहे हैं, चुनाव आयोग को कहना चाहिए गलत बातें ना करें। और वो जो टॉर्च नुमा कमल का निशान लेके घूम रहे हैं, चाइना का बना हुआ, कम से कम देश की बेइज्जती ऐसे ना। चलिए, अब तो ये तो बात हो गई, लेकिन आप इस बात को बात मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहां चुनाव हो रहा है मैं वहीं तक सीमित रहूंगा। पूरा उत्तराखंड तो जानता है कि इन्होंने हर घर को छल दिया। उत्तराखंड में माना गया कि हर घर, कोई एक घर बचे तो बचे, वरना हर घर से 1 या 2 सेना में, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी। अब इन्होंने अग्निवीर कर दी, अंदर अंदर अग्नि जल रही है, आग जल रही है। 4 साल में लड़का 5 साल में बेरोजगार हो जाए। और देखिए, एक और बात बता दीजिए, अगर आपके पास कमाई के साधन नहीं है, चाहे कुबेर हो आपके पास, वो भी खत्म हो जाती है अगर आने का साधन नहीं है। तो दूसरी बात, महिलाएं इनके विरोध में चल रही। महिलाओं को इन्होंने क्या कानून लाके दिया कि 33% देंगे, वो पता नहीं कब लागू होगा। अरे अगर इतनी शर्म होती तो ये उत्तर प्रदेश में ही दे देते 33% बना के। अरे 80 सीटों में 33% कितना होता है? इन्होंने 6-7 महिलाओं को दिया है। ठीक, तो ये सब महिलाएं देख रही हैं। और महिलाएं ये भी देख रही हैं कि इन्होंने पहले जब कहा था कि सिलेंडर को देख के जाओ, महंगा है, अब भी वो सिलेंडर को ही देख के आ रही है वोट देने। अच्छा राज शर्मा साहब, अब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल का जवाब तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। नहीं, हम तो जीत रहे हैं ना सारे, जहाँ चुनाव हो रहा सारी सीट जीत रहे हैं। और ये तो कहावत होगी ना, साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में हाफ। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ गए हो, हाँ बैठे ही हैं शशिकांत तिवारी जी, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये जो 400 कहते हैं, मुझे बता दी, मैं लिस्ट लेके बैठता हूँ किस प्रदेश में ये कितनी सीट ला रहे हैं और कहाँ से ये इंपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं। और अभी आप ही कह रहे हैं ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, तो उसमें बंगाल की आप बात करिए, आप जहाँ चुनाव है वहां की बात करिए, क्यों पाकिस्तान को लाना भाई, क्यों नेपाल को लाना? जब मेरे देश का प्रधानमंत्री, मुस्कान जी, जब मेरे देश का प्रधानमंत्री यूरिया के बारे में बता रहे थे कि अमेरिका में 3000 की मिलती है बोरी, क्या अमेरिका से तुलना कर रहे हो? यहाँ पे 300 रुपए की देता हूं, क्या तुलना कर रहे? जब मेरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से कंपैरिजन कर रहा है और चाइना की एक टॉर्च लेके घूम रहा है, इतनी बड़ी है करीब 8 इंची या 12 इंची, उसको दिखाते फिरते हैं। मेरी बेइज्जती ना करे मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे जैसे प्रोडक्टिव सिटीजन की बेइज्जती ना करे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री के ब्याह में माफी मांगे चैनल में। क्या बेइज्जती करे? अमेरिका में यूरिया 3000। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, आरोपों पर जवाब दीजिए। लेकिन साफ तौर पर राज शर्मा साहब कह रहे हैं कि 2019 के परिणाम से भी बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। जिन 8 सीटों पर आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, वो सभी 8 सीटें आप हार रहे हैं। शशिकांत जी, शशिकांत तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि प्लीज शशिकांत तिवारी जी को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। लेकिन देखिए दिलीप यशवर्धन साहब, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है, 35%। इन 8 सीटों पर जनता ने तकरीबन अपने मत का इस्तेमाल किया है। क्या लगता है इन प्रतिशत को देख के कि जनता कितनी अलर्ट है इस बार के चुनाव को लेकर, कितनी एक्टिव नजर आ रही है? नहीं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर अगर आप एक्टिव होने की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि कम है, क्योंकि 37% वोट आधा टाइम तक, यानी कि अभी 63% वोट होना है। और ये दोपहर का समय होता है, इसमें वोटर निकलता नहीं है, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, बहुत सारे कारणों से। उसके बाद शाम को 2 घंटे में निकलता है, तो 2 घंटे में क्या 63% वोट पड़ जाएगा? और मैं कई टीवी चैनल्स पर देख भी रहा हूं कि हर पोलिंग बूथ पर लगभग सन्नाटा है। तो ये जो उदासीनता है, ये उदासीनता सत्ता के लिए शायद खतरा है,
क्योंकि अगर वोटर्स में उत्साह होता सत्ता के प्रति तो वो ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट देने जाते। और अगर ये जो 37% वोटर निकला है ये सत्ता का है तो इसका मतलब विपक्ष बिल्कुल सिरे से साफ हो जाएगा। लेकिन दोनों ही हाल में रिजल्ट क्या होगा इस पर मेरा कोई प्रोडिक्शन नहीं है, ये तो 4 जून को हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इतनी जागरूकता के बावजूद भी अगर मात्र 37% वोट पड़े हैं सुबह से लेके 1 बजे तक, तो ये वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी, सत्ता के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, कि वो इतने सालों के, इतने दशकों के गणतंत्र के बावजूद भी वोटर को आज भी घर से बाहर निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकामयाब। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो तमाम तरीके के इंतजामात भी किए, लेकिन उसके बावजूद महज 35% का जो वोट परसेंटेज है ये वाकई सभी को बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन अब सीधा रुक करूंगी रविंद्र जी, 8 सीटों पर आज जनता घरों से बाहर निकल रही है। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन इस सीटों पर 7 सीट ऐसी है जहां पर आपके अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या लगता है इस बार 2019 में तो आपने इन 8 में से महज 1 सीट पर जीत हासिल की थी, इस बार और सीटें बढ़ने वाली हैं? जो 8 सीटों पे मुस्कान जी चुनाव हो रहा है जी, इसमें से बीजेपी 5 सीटों में पहले भी हारी हुई थी जी। अब की सारी सीटों पे हारने जा रही है और बड़े मार्जिन से हारने जा रही है। उसका रुझान भी मैं आपको बता दूं। एक तो मोदी जी, मैंने आपके उसमें कहा था, क्या नाम है, चैनल में, कि जब कहीं चुनाव हो रहा होगा तो मोदी जी प्रचार होंगे, हो ही रहा है। आज इन्होंने अपने वेबसाइट पे मोदी जी का फोटो डाला तो उसका रुझान नीचे कमेंट में पढ़ लीजिए, पढ़ ले आपकी दर्शक लोग, तो पता लग जाएगा। सबसे बड़ा रुझान आया है गृह मंत्रालय में और वित्त मंत्रालय में आग लग गया। तो जैसे जैसे ये चुनाव का फेज आगे बढ़ता रहेगा तो हो सकता है पीएमओ में भी आग लग जाए, ये रुझान है। अब वेस्टर्न यूपी में जो चुनाव हो रहा है, मुख्य रूप से जो वेस्टर्न यूपी है वो किसान डोमिनेटेड इलाका है। तो किसान डोमिनेशन में जो वहां पर मोदी जी ने गारंटी दिया था कि भैया उठ जाओ, माफी मांग रहे हैं, फिर आपको गारंटी दे देंगे हम एमएसपी की, तो उसी गारंटी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। जो इन्होंने गारंटी दिया था, तो गारंटी तो पूरी नहीं किया, गोली जरूर मरवा दिया, कीले जरूर गड़वा दिया उन्होंने। अब वहां पर समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या है अभी जो हमारे राज शर्मा जी ने बताया, अग्निवीर। वेस्टर्न यूपी में हर व्यक्ति का बच्चा जाना चाहता है, किसान का बच्चा सेना में, वो बंद कर दिया इन्होंने। दूसरा है उनकी किसानी में सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा आवारा पशुओं से, आज तक कुछ नहीं कर पाए। फिर इस बार चुनाव में मुद्दा बना हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित दंगे हुए पूरे वेस्टर्न यूपी में, उसके खिलाफ भी भारतीय वहां पर अलग अलग समुदाय खड़े हो गए। जाट समुदाय ने कह दिया, यहाँ तक कि नरेश टिकैत जी ने कह दिया कमल पे ना लगे भाई हमारा मोहर। फिर राजपूत समुदाय ने विद्रोह कर दिया, गुर्जर समुदाय ने विद्रोह कर दिया, सैनी समुदाय ने विद्रोह कर दिया, एक त्यागी ब्राह्मण समुदाय होता है उसने विद्रोह कर दिया। तो ये जो विद्रोह है मूल रूप से जो वहां की स्थानीय समस्या है, और उन्होंने जो बच्चों को मुठभेड़ के नाम पे उठा उठा के लेके गए और 25-25 हजार रुपए लेके छोड़े, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी कारण से अगर आप देखेंगी तो ये उठा के लेके गए अमरोहा में और सहारनपुर में सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हुई थी। तो अब अमरोहा इस फेज में नहीं है, सहारनपुर में आप देखेंगी तो वोट परसेंटेज बहुत अच्छा पड़ रहा है। मुझे लगता है कि वहां 70% के आसपास वोटिंग जाएगी। अब ये कर क्या रहे हैं जरा सुन लीजिए, वोटिंग में क्या ये लोग कर रहे हैं। ज्यादातर जगह ईवीएम खराब मिल रही है, एक पोलिंग बूथ पे तो एक ही ईवीएम 2 बूथ के लिए लगी हुई है। सबसे मजेदार बात, फिर वोटर लिस्ट में से फिर पिछले साल की तरह 22 की तरह नाम गायब हैं। जब कहा जा रहा है तो धमकी मिल रही है, पीठासीन अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं। जो पर्ची लेके जा रहे हैं तो पर्ची लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फाड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे रुझान है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी हार की तरफ संकेत कर रहे हैं। ठीक। और हमारे पास मुद्दे थे, जन कल्याण के मुद्दे थे, हम जन कल्याण के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है हम लोगों में सबसे बड़ी जीत जो होने जा रही है सहारनपुर की होने जा रही है, और 8 सीटों पे हम जीतेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है, शशिकांत तिवारी जी क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? शशिकांत जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
हाँ मिल रही है, आपकी आवाज आ रही है। शशिकांत तिवारी जी, लगातार बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी भी ये कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। जो आपके कार्यकर्ता है वो मतदाताओं की पर्ची फाड़ दे रहे हैं, उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। एक बार फिर से सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग का आरोप आप पर लग रहा है, वो भी पहले चरण में। देखिए, पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव शुरू हो गया है और आगे भी निष्पक्ष चुनाव होगा जी। आज का जो रुझान है वो जनता जात पात से ऊपर उठ करके, जात के दीवार को गिरा करके सभी लोग एक होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए आज वोटिंग कर रहे हैं। भारी मात्रा में उत्साह है लोगों के अंदर। इन लोगों के जात पर अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने ईवीएम का रोना अभी से रोना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि गड़बड़ करने का धंधा इन लोगों के पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें विश्वास नहीं करता है। ईवीएम का रोना ये तब तक रोएंगे जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाएगा। दूसरी बात, स्थानीय मुद्दे की ये बात कर रहे थे, तो स्थानीय मुद्दे तो मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर में सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि ये सैफई में जब यहाँ पे ये महोत्सव मनाते थे और वहाँ पे दंगा हो रहा था और सारे लोग पलायन कर रहे थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो कैराना और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का ये पलायन है जो रुका बोलते रहते हैं ये मोदी सरकार में सबको वहाँ पे। अरे शशिकांत जी, अब पलायन के मुद्दे से ऊपर उठिए भाई, अब वहाँ की जनता भी विकास चाह रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पलायन के नाम पे वोट नहीं डाले जा रहे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह बार बार पलायन के जख्म को ताजा कर रहे हैं। भाई अब वहाँ की जनता विकास चाह रही है, विकास की बात करिए ना। ठीक है, हम आपकी बातों पे से सहमत हैं। वहाँ की जनता विकास चाहती है जी। विकास कौन दे सकता है? केवल मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे सकता है। इन लोगों का विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों ने तो विकास को गिरवी रख करके और सरकारें चलाते हैं। तो विकास की भी उम्मीद किसी से है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी से है और उन्हीं को वोट देने के लिए जनता उत्साह पूर्वक निकल पड़ी है। अब ये छिटपुट आरोप लगाते रहेंगे कि ईवीएम खराब है। अरे शर्मा साहब रुकिए, एक एक करके रुकिए शर्मा साहब, एक एक करके। तिवारी जी झूठ मत बोलना, बता रहा हूँ बस। अच्छा रुकिए, तो उनको अपनी बातें तो रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, फिर आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिएगा, मौका दूंगी ना आपको। शशिकांत जी जी, तो देखिए ये झूठ ये लोग झूठ करते करते 17 में आउट हो गए, 19 में आउट हो गए, 22 में आउट हो गए, 24 में आउट हो गए। अरे भैया निकल गए और इनको अभी की बात करो, इन्हीं को एक भी वोट नहीं मिलता भैया। वो रैली में वही बेवकूफ बनाने आपके नेता, आप क्यों हमें रैली समझ के बना रहे हो बेवकूफ? केवल भारतीय जनता पार्टी झूठ करके ये नारा देते जा रहे हैं और देश से बाहर होते जा रहे हैं। इनको धरातल नहीं मिल रही है। आज की तारीख में कांग्रेस रायबरेली अमेठी से उखड़ गई और समाजवादी पार्टी। अरे भैया, जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ की बात कर लो। शशिकांत तिवारी जी, जहाँ चुनाव वाकई हो रहे हैं उस पर रहते हैं ना। आपके कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लग रहा है। नहीं, कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकता है। ये पहले का जमाना है क्या बूथ कैप्चरिंग कर? ये 25 साल 30 साल पहले का जमाना थोड़ी है। आज की तारीख में किसी की हैसियत नहीं बूथ कैप्चरिंग कर ले, कोई बदमाशी कर ले, कोई वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार युक्त पार्टी अगर है तो बेटी जलाओ पार्टी। अब तो आप लोग मास्क लगाते हैं मुंह में, आपको तो पूरे चेहरे में लगा के घूमना पड़ेगा। पब्लिक मार रही है, पीलीभीत में नेता घुस नहीं पाए, एजेंट नहीं कोई बन रहा है, वहां प्रशासन मना रहा है। एसडीएम साहब कह रहे नहीं ऐसा मत करो क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया। अरे देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये देश की आत्मा आप लोगों को छोड़ेगी नहीं, खत्म कर दिया बस खा के। अरे नकली दवाई बेचने वालों से ये जनता जानती है, आपने चंदा ले लिया। अरे नकली दवाई दे दी जिनको साइलेंट अटैक हो रहा है। शर्म करो शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत तिवारी, आप ही हल्के हम भारी, क्या गलत कर रहे हो? आपने देखो नकली दवाई, चोटों से आपने चंदा ले लिया, सटोरियों से आपने चंदा ले लिया। अच्छा फिर पूरा नाला आपके पास आ गया, फिर भी कह रहे मेरा कुर्ता सफेद। शर्म कब करोगे? 9 दुर्गों में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैं तो अभी से कह रहा हूँ निर्वतमान, ये होने वाले निर्वतमान, जरा सी अगर इज्जत हो तो इस्तीफा दे दे। ठीक है। अरे रुकिए, जल्दी से शशिकांत जी से जवाब लेते हैं, फिर मैं दिलीप जी का रुख करूंगी। जी शशिकांत जी।
देखिए ये लोग इलेक्टोरल कोई जवाब नहीं देंगे, ये इधर की बातें करते, पॉकेट डायरी से बोलते हैं। पहले कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तभी तो पता चल रहा है किसके पास कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके पहले थाने में बोर्ड लगा दो, बिल्कुल पता नहीं चलता। थाने में लगा दो दरोगा। अरे रुकिए ना शर्मा साहब थोड़ा सा संयम प्लीज जी। दवाइयों पर ये दवाइयों पर आरोप लगा रहा है। 3600 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री जन औषधि खुलने के कारण भारत सरकार का 3600 करोड़ रुपए जेनेरिक दवाइयों के वजह से बचा है और उसको स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा रहा है। 3600 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। ये लोग जब खरीद फरोख्त करते थे दवाइयों का तो उसकी दवा खरीदते थे और औषधि के कुछ कंपनियों से खरीदते थे। आज केवल जब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जहां जेनेरिक दवाइयां मिल रही हैं उससे 3600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है भारत सरकार को और वो उसको स्वास्थ्य कल्याणकारी मुझे इनसे जवाब लेना है जन औषधि केंद्र के बारे में। ये लोगों का कोई लेना देना नहीं है विकास योजनाओं से। ये आरोप पे आरोप लगाएंगे और जब तक चुनाव चले केवल आरोप है, उसके बाद भी आरोप लगाते रहेंगे। इनके पास दूसरा कोई काम। अच्छा दिलीप जी, बिल्कुल राज शर्मा साहब आऊंगे आपके पास, लेकिन एक छोटा सा मैं रिमार्क दिलीप जी से लेना चाहूंगी। दिलीप जी, बीजेपी मजबूती से कह रही है कि वो पश्चिमी यूपी में भी एक बड़ी जीत या मार्जिन से जीत हासिल करने वाली है, लेकिन अगर मैं फोकस करूं सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर पर, तो मुजफ्फरनगर में जब संजीव बालियान 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बने तो वोट का मार्जिन महज मुझे लग रहा है जीत का मार्जिन 6000 समथिंग था। अब इस बार संजीव बालियान और संगीत सोम की अंतरकला किसी से छिपी नहीं है, यह अंतरकला खुल के सामने आ रही है। खुद आला कमान को आके मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का दौर एक लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी तक चला है। इसका खामियाजा पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कितना भुगतना पड़ सकता है? देखिए, पार्टी की अंतर्कलह से फर्क पड़ता जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ उस एक्सटेंट तक पड़ता है जहां पर पार्टी जिन नेताओं के बीच में अंतर्कलह चल रही है उनके अपने जो वोटर्स होते हैं, जो उनके चहेते वोटर्स होते हैं, या उनका जो नेता के इंडिविजुअल कैडर वोट कह लीजिए, वो इन बयानबाजियों से अंतर्कलह से थोड़ा बहुत इधर होता है। लेकिन जो पार्टी का कैडर वोट है वो अंतर्कलह से, किसी भी नेता के भड़क जाने से, बिदक जाने से, चले जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता है। तो ये जो दो नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये फर्क डालेगा, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी से हाथ मिलाया है। जो नुकसान इधर उधर हो रहा है उसको कवर वो जयंत चौधरी के माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दो नेताओं की आपस का जो अंतर्कलह है, जो आपस में क्लैशेस हो रहे हैं, उन क्लैशेस से पार्टी के वोट बैंक पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ता है, वो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि वो हार और जीत की स्थिति को डिसाइड कर दे। दिलीप जी, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि 2019 में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी पश्चिमी यूपी, और पश्चिमी यूपी में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। जिन 8 सीटों पर आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है उनमें से 3 सीटें महज बीजेपी के पास आई थी 8 में से। लेकिन तब समीकरण बहुत अलग थे दिलीप जी, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और तब बीजेपी को अच्छा खासा डेंट दिया गया था। लेकिन इस बार रालोद बीजेपी के साथ है। पश्चिमी यूपी में आपका आकलन क्या कहता है, सबसे ज्यादा खामियाजा इस बार किससे भुगतना पड़ सकता है? मैंने अभी कहा ना अपने स्टेटमेंट में कि उसी डैमेज को जो 2019 में हुआ था, उसी डैमेज को कवर करने के लिए पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को साथ मिलाया गया है। क्योंकि आरएलडी का उन सीटों पर प्रभाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, किसानों के नेता कहे जाते हैं जयंत चौधरी, वो खानदानी चला आ रहा है उनका। तो वो वोट बैंक जो इनसे 2019 में खिसक गया था, या सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन से भाजपा की तरफ नहीं गया था, वो वोट बैंक वापस से भाजपा के पास आ जाए और रेशियो इस बार उल्टा हो जाए। इसी रेशियो को 5 और 3 का था, इस बार 3 और 5 का रेशियो हो जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया है, और इस मिलाने का फर्क आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो पार्टी का कैडर वोट होता है वो पार्टी के साथ ही जाता है। जो जयंत चौधरी की पार्टी का कैडर वोट होगा वो जयंत चौधरी के साथ ही जाएगा। जयंत चौधरी चाहे अकेले चुनाव लड़े, चाहे समाजवादी के साथ लड़े, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ले। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि केंद्र का चुनाव है। केंद्र के चुनाव में वोटर भी ये सोचता है कि अगर हमारी पार्टी केंद्र सरकार में सहभागिता निभाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कुछ अच्छा दे पाने के लिए सक्षम हो पाएगी। जयंत चौधरी की सहभागिता अगर केंद्र सरकार में बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद, तो निश्चित ही उनके लोगों को उससे ज्यादा फायदा होगा। ये बात भी वोटर और सपोर्टर्स ध्यान में रखते हैं।
बिल्कुल, देखिए रविंद्र प्रताप जी, बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं रालोद का साथ आना बीजेपी को एक बहुत मजबूती दे रहा है पश्चिमी यूपी में। चूंकि 2019 में रालोद आपके साथ थी, तो आप और बसपा को एक बहुत ही बड़ा, जी बिल्कुल ठीक है, मैं वापस चर्चा करूंगी, लेकिन इकरा हसन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कैराना से लोकसभा के चुनाव में रण में उतरी है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, एक बार पहले वो सुनते हैं। कि जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है, और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए, और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसके लिए एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज, और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है, और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं, और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज उठाई है, और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। तो ये अभी आप सुन रहे थे कैराना की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, जिन्होंने कहा कि प्रशासन से लगातार अपील की जा रही है कि वो लोगों को मतदान करने दे। लेकिन अब सीधा मैं अपनी चर्चा करूंगी रविंद्र जी। 2019 का समीकरण अलग था, माहौल अलग था। इस बार राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी हर एक चुनाव में उठा रही है, हर एक रैलियों में उठा रही है। बहरहाल इस बार जो रालोद है, जो एक समय पर आपकी मजबूत सहयोगी के तौर पर पश्चिमी यूपी में जानी जाती थी, अब वो बीजेपी के साथ है। आप किस मजबूती से कह रहे हैं कि आप पश्चिमी यूपी की सभी 8 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि अब तो आपका एक मजबूत सहयोगी भी खुद एनडीए का हिस्सा है? जयंत जी की बात कर लेते हैं। जी मोदी जी ने सभाएं किया जी। सहारनपुर की सभा में जयंत जी को नहीं जाने दिया गया मंच पे, बिजनौर की सभा में जयंत जी को नहीं जाने दिया गया मंच पे। अगर ये सम्मान कर रहे हैं, मेरठ वाले सम्मान की भी बात कर लेते हैं। मेरठ वाले सम्मान पे मंच पे सबसे किनारे खड़ा कर दिया गया, एक फल दिया गया, फल को खाली एक उंगली से छू दिया जयंत जी ने। इसका बदला तो ले लेंगे आरएलडी वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से। अब आते हैं कि जयंत जी हमारे साथ नहीं है, तो जयंत जी हमारे साथ नहीं है। मुद्दा 2 चीजें, एक तो किसानी है, वहां पर जातीय अस्मिता बन गई है। तो जातीय अस्मिता में 2 प्रमुख कारण है वहां पर। एक तो वो जाट बच्चियों का मामला जो लगातार चलता रहा, उस आग में घी डालने का काम किया जब इन्होंने जननायक जनता पार्टी को मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया हरियाणा से, वो भी जाटों की पार्टी है। तो इन दोनों मुद्दों के आगे जयंत चौधरी कुछ भी नहीं टिकते हैं। तो जयंत चौधरी का जो सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने, किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो ये तो जयंत जी का हाल हो गया। अब जरा आ जाए कि इन्होंने जो दंगे कराए थे मुजफ्फरनगर में, अब कोर्ट ने बता दिया दंगे इन्होंने कराए थे। एक इनका विधायक चला गया, सजा याफ्ता हो गया, 2 इनके कार्यकर्ता हो गए। उसका भी जो वहां पर समुदाय है जो उससे प्रभावित हुआ था, उसके लिए भी मुद्दा है। एक जनरल मुद्दा है जो मोदी जी की गारंटी थी 2014 और 19 में, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए भेज देंगे अकाउंट में, किसानों का जो है प्रोटेक्शन का मूल्य बढ़ा देंगे, आय दुगनी कर देंगे, गंगा मैया को साफ कर देंगे, किसानों को एमएसपी दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन बना देंगे, पेट्रोल डीजल का सस्ता कर देंगे। तो ये जो लोग खड़े हो रहे हैं लाइन में, वो खुद ही भी चर्चा कर रहे हैं इन मुद्दों को, क्योंकि ये मुद्दे अभी भी लगातार मुझको मिल रहे हैं। जो लाइन में खड़े होकर लोग वोट डालने जा रहे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं जो वहां खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का है वहां पे, अग्निवीर और गन्ना का। तो अग्निवीर, गन्ना, जाटों का अपमान और जो जातीय समुदाय हैं, जैसे अभी ठाकुरों ने सभा किया सोन 24 में, कह दिया भारतीय जनता पार्टी हमारी भूल। फिर मुजफ्फरनगर में सभा किया त्यागियों ने,
उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसको वोट दे दे भाई। इस तरीके से जो एक बड़ा समुदाय है वो किसी से ग्रसित नहीं है, इन समस्याओं को लेके और बीजेपी द्वारा जो अपमानित हुआ है उसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी वित्त मंत्रालय की फाइल जल गई, गृह मंत्रालय की फाइल जल गई, पीएमओ की फाइल जलाने की तैयारी चल रही होगी। जी धन्यवाद। लगातार आप बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, इन सभी आरोपों का जवाब भी लूंगी, लेकिन मैं पहले एक दिलीप यशवर्धन जी से एक सवाल करना चाहूंगी। दिलीप जी देखिए, जो लगातार मैनिफेस्टो के जरिए एक साधने की कवायद की गई है, ये हर एक पार्टी करती है, लेकिन जहां मोदी की गारंटी जो कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, दोगुना करने का काम किया जाएगा, वहीं एमएसपी पर भी एक कानून बनाया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो एमएसपी की गारंटी पर एक कानून बनाएंगे। और पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स की भूमिका तो निर्णायक है, लेकिन यहाँ पर किसान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो क्या ये जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी पर कानून बनाने का दावा किया है, वादा किया है, क्या ये पश्चिमी यूपी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, मैनिफेस्टो चूंकि पॉलिटिक्स का एक प्रोसीजर है। जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो इलेक्शन से पहले आपको अपना घोषणा पत्र देना पड़ता है, ये एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ना तो उस मैनिफेस्टो को बहुत ज्यादा लोग ध्यान से पढ़ते हैं, जो मेरी अपनी जानकारी है कि बहुत, मुझे लगता है कि 90% लोग तो मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं है। दूसरा, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो भी मैनिफेस्टो पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, ध्यान वो देती है कि उन्होंने स्टेटमेंट्स में क्या कहा। अब रही बात की एमएसपी के कानून को लेकर के, तो एमएसपी के कानून बनाने का की जो अपॉर्चुनिटी थी वो कांग्रेस के पास बहुत पहले से थी। कांग्रेस ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसको स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट माना था, लॉ नहीं बनाया था। ठीक है, अब वो लॉ बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो पावर में आएंगे तो लॉ बना देंगे, या मोदी जी कह रहे हैं कि वो अगर दोबारा से पावर में आते हैं तो वो लॉ बना देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की समस्या को लेकर के 1951 के पहले लोकसभा इलेक्शन से लेकर के आज तक किसानों की समस्या राजनीति का एक अहम मुद्दा रहा है, और ये मुद्दे कभी खत्म नहीं हुए और ना कभी खत्म होंगे। कैसे आय दुगनी कर देंगे? हर आदमी तो कहता है कि उसने किसानों का भला किया है, कांग्रेस भी दावा करती है, समाजवादी पार्टी भी दावा करती है, बहुजन समाज पार्टी भी करती है, जितनी भी देश की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां वो सभी ये दावा करती हैं कि उन्होंने अपने प्रदेश में, और जो नेशनल पार्टी जो कहती है हमने पूरे देश में किसानों का भला कर दिया। अगर इतने सालों में किसानों का भला हो गया तो समस्याएं वहीं की वहीं क्यों हैं? तो ये खाली चुनावी वादे हैं। इन चुनावी वादों के पूरा होने से और ना पूरा होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसान हर बार ये सोचता है कि वो गेम चेंजर होगा, लेकिन क्या सोच करके फिर किसान वोट करता है? अपनी समस्याओं को कहां भूल जाता है या कहां ध्यान रखता है, या किसको लगता है कि किस पार्टी से उसकी उम्मीदें जगेंगी? क्योंकि उसने कांग्रेस को भी 70-75 साल के शासन में देखा है ना कि उन्होंने क्या किया, और 10 साल का शासन उन्होंने भाजपा का भी देख लिया। तो अगर एक कंपैरिजन करेंगे, भाई हमने 70 साल कांग्रेस को दिए थे तो हम भाजपा को एक टर्म और दे देते हैं। अगर इस रणनीति पे चलेंगे तो किसान भाजपा के पास चला जाएगा, उसको लगेगा नहीं साहब कांग्रेस को अपनी गलती एहसास हो गया है, और अब अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अपनी गलती सुधार देगी, तो वो हो सकता है कांग्रेस की तरफ चला जाए। लेकिन कहीं भी तरफ चला जाए, किसानों की समस्या का समाधान उस एक्सटेंट तक नहीं होना है जिस एक्सटेंट तक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वादे किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पंडित राज शर्मा साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि 2011 में जब आपके पास मौका था तो आपने कानून नहीं बनाया, लेकिन तब आपकी तरफ से दलील दी गई थी कि इकोनॉमी देश की चरमरा जाएगी। लेकिन क्या अगर अब आप एमएसपी पर कानून बनाते हैं तो क्या इकोनॉमी नहीं चरमराएगी? देखिए, एक और मेरी बात सुनिए, समय समय के संग आदमी के ख्यालात बदलते हैं, समय के संग देखने की दृष्टि बदलती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश कैसा था ये सबको पता है, लेकिन तब भी मेरा देश महान था, है ना। मैं उनमें का नहीं हूं। हम लोग कांग्रेस के नेता हैं, हम कभी नहीं कह सकते कि 2014 से पहले पैदा होना भारत में शराब समझा जाता था। बस मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, किसानों की हितैषी रही। और पहले एक और बात थी, पहले बड़े बड़े अमीरों की बारात बैलगाड़ी से जाती थी, अब तो गाड़ियों से जाती है। तो 70 साल हमने कैसे बिताए, और ये 10 साल, अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना, डिजिटल जमाना, इन्हें 10 साल में करके दिखाना चाहिए था। और किसान ये नहीं भूला कि जब वो रोड पे संघर्ष कर रहा था, प्रधानमंत्री अपनी रैली कर रहे थे, संघर्ष कभी नहीं भूला। और आप कहते हैं कि जयंत के जाने से, देखिए नेता कहते हैं, करते कुछ है, बोलते हैं, ये होता रहता है,
लेकिन 24 घंटे में पलटे, ये भी अच्छा नहीं है। और जो राष्ट्रीय लोक दल के जो हितैषी थे, समर्थक थे, उनको दो बातें गलत लगी। एक तो जैन जी की और एक मोदी जी की। जैन जी की ये लगी कि उन्होंने अभी कहा मैं चवन्नी नहीं हूं और फिर पलट गए। फिर क्या मोदी जी ने उनकी बेइज्जती करी। और ये जो राष्ट्रीय लोक दल का समर्थक है वो जैन जी की बेइज्जती नहीं सधरेगा और उसने ठान ली है कि एनडीए को कतई वोट मत दो। इसका जीता जाता पीलीभीत में कोई एजेंट तक नहीं बनता। आप पता कर लीजिएगा मुस्कान जी, कोई नहीं बन रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री देखे कितनी चालाकी, कितना कन्निंगपन। चालाकी नहीं, ही इज वेरी कन्निंग, बाय हार्ट ही इज कन्निंग। बताओ वहां चुनाव हो रहा है और तुम बगल में रैली कर रहे हो। फिर दमोहा भाग गए। मुझे दमोहा नहीं पता था, कहा मैंने देखा तो मध्य प्रदेश। अरे राज शर्मा साहब, तो आपको किसने रोका था? आप भी रैली कर लेते ना। प्रचार करने से आप किसी दल को कैसे रोक सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि आप नहीं रोक सकते, आप कर सकते हैं। मेरी बात एक तो मुस्कान थोड़ा सुन लो। आज हमें सुन लो थोड़ा सा। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ कि घर में बच्चा छोटा झूठ बोले, एक भाई झूठ बोले चले, अगर घर में पिताजी झूठ बोलेगा तो नहीं चले। देश का प्रधानमंत्री हमारा अभिभावक है, हमारा अभिभावक, मेरा अभिभावक चाइना का माल लेके चल रहा है। मैं क्या सीखूंगा? क्या कह रही हो आप? सारी चीजें होनी चाहिए ना। आप कहते कुछ हो। और अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे किसी चैनल में स्वदेशी है, तो मैंने कहा भैया कंपनी का नाम बता दो, एक मैं भी ले लूंगा। तो नहीं बता पाए। और मैं आज भी कह रहा हूं ये शशिकांत तिवारी जी से, मुझे 400 का हिसाब चाहिए। मैं हर चैनल में हिसाब मांग रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, हरियाणा में कितनी सीट मिल रही है आपको, पंजाब में कितनी मिल रही है, उत्तराखंड में कितनी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में कितनी मिल रही है, महाराष्ट्र में कितनी मिल रही है, राजस्थान में कितनी मिल रही है, नागालैंड में कितनी मिल रही है, त्रिपुरा में कितनी मिल रही है, पंडित शर्मा साहब सुनिए ना, यूपी में तो बीजेपी 80 की 80 कह रही है। इस पर क्या ख्याल है आपका? ये 80 में तो पूरे लड़ भी नहीं रहे। और एक बात याद रखिएगा, जब प्योर बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, गठबंधन की नहीं, ये जब 150 से नीचे रह जाएंगे ना, जो इनके जो गठबंधन में है ना, वो 25-30 सीटें लाने की जो सोच रहे हैं, वो भी हमारे संग होंगे। इनसे तरस्त है नरेंद्र मोदी से, इनकी पार्टी के नेता तरस्त हैं। ऐसा कभी अभी मैं देख रहा था सुषमा स्वराज जी क्या भाषण दे रही थी सदन में, सबसे प्यार मोहब्बत होता था। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है, वहां एक प्यार होता था, प्यार का नजराना पेश किया जाता था। इन्होंने नफरत बो दी। देश में नफरत बोने का अगर सबसे पहला इनाम दिया जाएगा तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया जाएगा। और मैं उनके प्रवक्ताओं से एक बात कहना चाह रहा हूं, पाप के रास्ते में चलने वालों को पानी पिलाने वाला भी सबसे बड़ा पापी होता है। आप लोग देवी स्वरूप लोग हो, देवता स्वरूप लोग हो, राक्षसों से संग मत रहो, देश को बचाओ। आने वाले नौनिहाल जब पूछे तो आप कहना कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो हमने बगावत करी थी, आप लोगों का नाम होगा। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, मरते वक्त आदमी। अच्छा राज शर्मा साहब, काश यही नसीहत आपने अपने भी पार्टी के नेताओं को दे दी होती तो वो आज बीजेपी के साथ ना होते। बहरहाल शशिकांत तिवारी जी, एक और मेरी बात राज शर्मा साहब, एक आरोप पर आपके पहले मैं जवाब ले लूं, एक आरोप पर जवाब ले लूं। शशिकांत रुक जाइए, अभी मुझे एसपी से उठा लेंगे, मैं क्या कर लूंगा बताइए? अरे तुम भिंड मुरैना के से भी बड़े बदमाश हैं। भिंड मुरैना के गुंडों की एक वो होती थी, एक शालीनता कि अपने अपोजिशन वाले बदमाशों की बेटी को, छोटे बच्चों को, बीवी को कभी गोली नहीं चलाते थे। ये लोग देखो, एक साधारण इंसान के कहने पे केजरीवाल को अंदर कर दिया। और एक राज्यपाल वो लगा रहे, संवैधानिक पोस्ट वाले इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई नहीं कुछ कह रहा है। क्यों नहीं कहते नरेंद्र मोदी कि आइए सारा मीडिया मेरे से ओपन सवाल पूछो? और वो जो 2-4 पूछ लेते हैं, आड़ू कैसा खाया, जामुन खट्टा था या मीठा था, खरबूजा कैसा है, मधु वाला खरबूजा, तो इससे देश नहीं चलेगा। देश की महिला, देश का जो युवा है वो इनके खिलाफ है। वो जान रहा है कि ये देश को ही नहीं बर्बाद कर रहे, देश की मिट्टी के अंदर दीमक ला रहे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी रिमार्क मैं लेना चाहूंगी शशिकांत तिवारी जी। देखिए, साफ तौर पर पंडित राज शर्मा जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने रालौद की तौहीन की है अपने साथ मिलाने के बाद, अब जो रालौद है वो आप ही के खिलाफ बगावत करेगा, वो भी आपकी पार्टी में रहते हुए, वो आप ही के ऑपोजिशन वाले कैंडिडेट को वोट देगा। कोई बगावत नहीं करेगा। और सारे जो एनडीए के गठबंधन के पार्टियां हैं, सब मोदी जी को अपना नेता मानते हुए चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आज गुलाम नबी आजाद ने कहा है
कि राहुल गांधी तो भाजपा शासित राज्यों में कैसे चुनाव बिठाया लड़ने था? से सोम डर रहे हैं, साहब भाग गए सोम केरल, साहब अच्छे क्योंकि आदमी केरल हैं। में साफ उनको मैदान में सोम लग साहब रहा है अच्छे कि वही आदमी मैदान हैं। साफ है। तो बालियान साहब ने उन्हें हमारे धोखा दिया कांग्रेस था, के प्रवक्ता वही को अब बालियान समझना साहब को चाहिए कि खाना आप तो पड़ेगा, केवल मुंह की भाग लो खानी मैदान पड़ेगी। छोड़ के, और आरोप पे आरोप लगा रहे हो। भाई जनता जिसको पसंद कर रही है उसको दे रही है। गलत, मैं आरोप नहीं लगा रहा। सॉरी टू से, उत्तर प्रदेश मैं ब्लेम नहीं कर रहा। आई एम अरे शर्मा साहब रुकिए ना, रुकिए तो एक एक करके प्लीज। अब स्थानीय मुद्दों की बात एक तो किया हमारे साथियों ने कि भाई गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा भला किसने किया? योगी सरकार जब से आई है। ये डेटा उठा करके देख सकते हैं, समय कम है इसलिए मैं डेटा नहीं बताऊंगा, सारा डेटा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी अवेलेबल है कि गन्ना किसानों का भला किसने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे भाई हमारे जो है ज्यादातर फौज में है, यही देगा आपको हमारे जवानों के सिर काट ले जाते थे पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान के सैनिक। आज वो सब परिस्थितियां बदल गई हैं, मजबूत भारत आप बना है। लोगों को तो अगर जेल में डालोगे ना आपके नेता को, ठीक है, तो और चलिए फिलहाल वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी की 80 लोकसभा में से आज 8 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। लड़ाई दिलचस्प आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं साफ तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जनता को मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दे रही है। लेकिन इस दिलचस्प रण में अभी भी 3 घंटे का समय और शेष है, जब जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, अपने मत का इस्तेमाल करेगी और आज इन 8 ही सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका खुलासा 4 जून को होगा। फिलहाल पहले चरण के रण में हर एक पार्टी के कद्दावर नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब उस ताकत को वोट में जनता कन्वर्ट करती है या फिर नहीं करती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।